जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का चैप्टर नंबर 2 रहेगा। चैप्टर का नाम रहेगा बच्चों राजा, किसान और नगर। राजा और किसान नगर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन लेंगे बच्चों, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में जरूर आएंगे राजा, किसान और नगर से। तो पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेगा। अर्थशास्त्र का लेखक जो है कौन था? मेगस्थनीज, बाणभट्ट, कालिदास, कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो जो है कौटिल्य थे। कौटिल्य को विष्णुगुप्त यानी चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बच्चों अर्थशास्त्र में राजनीति संबंधी बातें कही गई है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त, चाणक्य। तो इंडिका के लेखक थे जो है मेगस्थनीज। इंडिका के जो लेखक थे मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की थी? हरिशेन ने, बाणभट्ट ने, नागसेन ने, कालिदास ने। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना बच्चों ये जो है हरिशेन द्वारा जो है किया गया है। किसके द्वारा? हरिशेन ने जो है की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? निम्न में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? तो ये जो है अशोक के अभिलेख में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है। तो इसमें सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मौर्य साम्राज्य कितने बड़े प्रांतों में विभक्त था? अगला क्वेश्चन विकल्पी है कि जो मौर्य साम्राज्य था ये जो है कितने बड़े प्रांतों में विभक्त था? 3, 4, 5, 7। तो यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा, 5 भागों में विभक्त था। यानी मौर्य साम्राज्य कितने बड़े प्रांतों में विभक्त था? 5 बड़े प्रांतों में विभक्त था। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह था एक। मेगस्थनीज बच्चों जो मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह था एक इतिहासकार, कवि, नाविक, चिकित्सक। तो यहाँ सही जवाब जो है ये हो जाएगा, चिकित्सक हो जाएगा। ठीक है, मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आया था एक इतिहासकार थे। चलिए अब हम लोग अतिलगोत्री प्रश्न देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंस है, कई वर्षों परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। आइए देखते हैं बच्चों अतिलगोत्री प्रश्न। अगर पहला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्त की रचना जो है किसने की है? प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की है? कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रयाग प्रशस्त एक अभिलेख है बच्चों। अभिलेख मतलब लिखा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। प्रयाग प्रशस्त एक अभिलेख है जिसकी रचना हरिशेन ने जो है की थी। यह जो है समुद्रगुप्त से संबंधित था। किससे संबंधित था? समुद्रगुप्त से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं? अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तभी हमने बताया कि अभिलेख यानी लिख कर लिखा हुआ लेख को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख। यानी लिख कर लिखा हुआ लेख बच्चों ये पत्थरों पर हो सकता है, शिलाओं पर हो सकता है, स्तंभों पर हो सकता है, ताम्र पत्रों पर हो सकता है लेख। ठीक है, और धातु पर, मिट्टी के धातुओं पर लिखा हो सकता है। तो अभिलेख से आप क्या लिख कर लिखे हुए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे कुछ शब्द या लेख होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्ता कौन थी? उसने अपने अभिलेख में किसको आदेश दिया था? प्रभावती गुप्ता जो है कौन थी? उसने अपने अभिलेख में किसको आदेश दिया था? देखो बच्चों, प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 ईस्वी के आसपास जो है हुआ था। प्रभावती के पूना ताम्र फलक में भूमिदान दिए जाने का आदेश दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ लेख पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों तिलगुत्री कि प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ लेख पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, प्रयाग प्रशस्त प्रयागराज में किले के भीतर, प्रयागराज जानते हो उत्तर प्रदेश के जिला है बच्चों। पहले इलाहाबाद था, अब इसका नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। तो प्रयाग प्रशस्त प्रयागराज में किले के भीतर अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिसे समुद्रगुप्त की जो है राजसभा के प्रसिद्ध विद्वान हरिसेन ने जो है उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्त में, प्रयाग प्रशस्त किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। तो हरिसेन कृत, हरिसेन द्वारा लिखित
कृत हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्त में उसने जो है अपने स्वामी समुद्रगुप्त का जो है विवरण सुंदर गद्य पद्मयी चंपू शैली में जो है संस्कृत में लिखित है। प्रयाग प्रशस्त में जो है समुद्रगुप्त की दिग्विजय का बच्चों वर्णन मिलता है। किसका? समुद्रगुप्त की विजय का जो है वर्णन किया गया है, यानी वर्णन मिलता है। चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य कौन थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मौर्य कौन थे। तो मौर्य बच्चों जानते हो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो मौर्य यहाँ पूछा है मौर्य कौन थे, तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो मौर्यों की उत्पत्ति को लेकर जो इतिहासकारों में मतभेद है बच्चों, यानी सहयोग नहीं है मत। इस संबंध में उनके मत निम्नलिखित है। नंबर 1, मौर्य पारसी थे। देखो इस पुनर महोदय का मत है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली, रहन सहन और राज दरबार में अग्नि रखने की प्रथा आदि पारसिक परंपरा के अनुरूप है। पारसिक बच्चों पारस देश के निवासी को पारसिक बोला जाता है। आदि पारसिक परंपरा के अनुरूप है। इससे स्पष्ट होता है कि मौर्य वंश की उत्पत्ति का स्रोत जो है पारसिक है। पारसिक आप समझिए, पारस देश के निवासी को पारसिक बोला जाता है, लेकिन यह मत सर्वथा गलत है, भ्रमपूर्ण और निरर्थक है। मौर्य शूद्र थे। नंबर 2, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मौर्य क्या थे बच्चों? शूद्र थे। देखो ब्राह्मण साहित्य के ग्रंथों में मौर्यों को जो है शूद्र बताया गया है। नंबर 1, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अनुसार मौर्य शूद्र थे क्योंकि चंद्रगुप्त नंद राजा की दासी मूरा से उत्पन्न हुई थी। नंबर 2 जो है मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने जो है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त को जो है विशल कहते हुए, विशल मिस होता है, शूद्र को विशल कहा गया है, विशल को शूद्र कहते हैं, विशल कहते हुए उसे जो है नंदपुत्र तथा अपनी माता की जो है अवैध संतान कहा है। नंबर 3 बच्चों, कथा सरित सागर तथा ब्रिकथमंजरी के लेखकों क्रमशः सोमदेव तथा क्षेमेंद्र के अनुसार मौर्य शूद्र थे, मौर्य क्षत्रिय थे। देखो अधिकांश विद्वानों तथा साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि मौर्य शूद्र न होकर क्षत्रिय थे। इन प्रमाणों तथा साक्ष्यों का निवारण निम्नलिखित है। नंबर 1 हिंडा महावंश के अनुसार मौर्य वंश क्षत्रिय शाक वंश की उपशाखा थी। महापरिनिब्बाण सूत्र ने भी मौर्यों को क्षत्रिय कहा है। महाबोधि वंश में कहा गया है कि मौर्य वंश के लोग शाक्यों के नगर मोरी में निवास करते थे। दिव्योदान में जो है बिंदुसार और अशोक ने स्वयं को जो है क्षत्रिय बताया है। अगला है नंबर है परिशिष्ट प्रवन के अनुसार चंद्रगुप्त मयूर पालक सरदार का जो है नाती था। जैन ग्रंथ अश्वलायक सूत्र के टीकाकार ने भी मौर्यों को क्षत्रिय माना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रमाणित होता है कि मौर्य जो है क्षत्रिय थे। ठीक है बच्चों, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। जस्टिन प्लूटार्क, डियोडोरस तथा कार्टियस के विवरण भी जो है मौर्यों को क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। अगला नंबर है नंदगढ़ के अशोक स्तंभ के निचले भाग सांची के स्तूप था। अशोक के अनेक अभिलेखों में मयूर पक्षी का अंकन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य जिस प्रदेश में मूल रूप से निवास करते थे वहाँ पर मयूर पक्षी बहुतायात से रहते थे। राजपूताना गजेटियर में भी मौर्यों को राजपूत बताया गया है तथा आज भी राजपूत सूची में मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। चलिए बच्चों हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है। देखो कई लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है कई वर्षों से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंस है। मौर्य कालीन प्रशासन की जो है प्रमुख विशेषताओं का जो है उल्लेख करें। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों का प्रमाण मिलते हैं, अथवा करके देगा कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की जो है विवेचना करें। तो चलिए बच्चों इसका देखेंगे उत्तर हम लोग। देखो मौर्य प्रशासन भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था। इसकी सीमाएं भी विस्तृत भूभाग में फैली थी। विस्तृत मतलब होता है लंबा, विस्तृत भूभाग में फैली थी। अतः इसके शासन प्रबंध को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख अभिलक्षण जो है निम्नलिखित है। नंबर 1 केंद्रीय प्रशासन। देखो बच्चों मौर्य प्रशासन केंद्रीय की शासन प्रणाली थी जिसमें प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वह कार्यपालिका व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख होता था। ये 3 चीज़ें दिए गए बच्चों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका। देखो कार्यपालिका कार्य करती है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है और न्यायपालिका क्या करती है? न्याय करती है। तो वह कार्यपालिका व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख होता था।
अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख तीसरा, चौथा एवं छठा में जो है मंत्रि परिषद का उल्लेख है मिलता है। नंबर 2 बच्चों है प्रांतीय प्रशासन। अगली हेडिंग है प्रांतीय प्रशासन, हम लोग डालेंगे। देखो, मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की जो है सुवर्णगिरि, अवंत की जो है उज्जैनी, कलिंग की जो है तोसल तथा प्राच्य मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतपति राजकीय परिवार के लोगों से नियुक्त किए जाते थे। वे कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। प्रांतीय शासन में भी मंत्रिपरिषद होती थी जिसका केंद्र से सीधा संपर्क होता था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को जो है चक्र कहते थे। ये इंपॉर्टेंस है। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहते थे जिन्हें कई मंडलों में जो है विभाजित किया जाता था। इन पर जो है महामात्य नामक अधिकारी होते थे। मंडल जिलों में विभक्त थे बच्चों, जिन्हें विषय या आहार कहा जाता था। प्रादेशिक रज्जुक और युक्त इससे जुड़े अधिकारी हुआ करते थे। स्थानीय प्रशासन देखो, गांव और जिले के प्रशासन के बीच एक मध्यवर्ती स्तर था। गोप और स्थानिक इससे जुड़े अधिकारी थे। स्थानिक युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक एवं समाहर्ता बढ़ते हुए क्रम में अधिकारी थे। अशोक के अभिलेखों में बच्चों प्रतिवेदक नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है जिसका काम हर समय लोगों के समाचार राजा तक पहुंचाना था। ग्राम समूह के अंतर्गत विभिन्न कोटियाँ थी। स्थानीय 800 ग्राम और उसके बाद में द्रोणमुख 400 ग्राम इसके अंतर्गत थे। खरवटिक 200 ग्राम थे। संग्रहण 10 ग्राम आदि ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रधान जो है गर्मिक होता था। यानी ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को बच्चों जो इसका प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता है? ग्रामिक कहा जाता था। नगर प्रशासन, अगली हेडिंग है नगर प्रशासन। देखो, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। नगर का प्रमुख अधिकारी जो है एस्ट्रोनोमई तथा जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा होता था। इसकी जो है कुल 6 समितियाँ होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सैन्य प्रशासन, आप समझ गए बच्चों, सैन्य मीन्स होता है सैनिक। देखो, कौटिल्य ने सेना के 3 भागों में विभाजित किया है। पुश्तैनी सेना, किराए की सेना तथा नगर पालिका संबंधित सेना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है सेनापति तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक होता था। मेगास्थनीज नौसेना का भी जो है चर्चा करता है। प्लिनी, प्लूटार्क एवं जस्टिन ने भी मौर्य सेना का विवरण दिया है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को बच्चों लौट डाला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कंपटीशन में। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला था। मेगास्थनीज ने सेना संचालन के लिए एक समिति एवं 6 उप समितियाँ का उल्लेख किया है। गुप्तचर व्यवस्था बच्चों, गुप्तचर व्यवस्था आज के ज़माने में जो सीबीआई होती है, पहले जो है सीबीआई को गुप्तचर व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, आप समझ गए होंगे बच्चे। देखो बच्चों, गुप्तचरों को जो है गुण पुरुष कहा जाता था। ठीक है, गुप्तचरों को गुण पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को जो है सर्प महामात्र कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन मिलता है। नंबर संस्था, जो संगठित होकर कार्य करते थे, तथा संचरा, जो घुमक्कड़ थे, यानी घूम घूम कर जो है देखते थे, घुमक्कड़ थे। वैसे गुप्तचर जो शत्रु राज्य से मिल जाते थे। कौटिल्य ने उन्हें उभय वेतन कहा है। न्याय प्रशासन, देखो, मौर्य काल में दीवानी न्यायालय, धर्मस्थली तथा फौजदारी न्यायालय कंकट शोधन कहलाता था। दीवानी आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो जमीन जायदाद संबंधित होता है वो दीवानी न्यायालय होता है। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय धर्मस्थी तथा फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन कहलाता था। धर्मस्थी न्यायालय को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था तथा कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को परदेष्ठा कहा जाता था बच्चों। व्यवहारिक महामात्र को नगर न्यायाधीश तथा जनपद न्यायाधीश को जो है रज्जुक कहा जाता था। सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय था जहां ग्रामीणी एवं ग्राम वृद्ध निर्णय करते थे। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय तथा सबसे उच्च न्यायालय राजा का न्यायालय होता था। कौटिल्य के अनुसार विधि के 4 स्रोत थे: धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजज्ञा। राजस्व प्रशासन, अगली हेडिंग है राजस्व प्रशासन। कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया है। राजस्व प्रशासन विस्तृत एवं अत्यधिक केंद्रीकृत था। किसी योग्य भूमि पर उपज का 1/4 या 6ठा भाग भू राजस्व या लगान के रूप में वसूल किया जाता था।
अशोक के अभिलेखों में मिलने वाले प्रशासन के तत्व। सम्राट अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन के जिन तत्वों का समावेश हुआ है उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अशोक ने अपने अभिलेखों में युक्त एवं राजुक नामक प्रांतीय अधिकारियों का उल्लेख किया है जो उसके द्वारा स्वतंत्र न्यायाधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले अधिकारी थे। नंबर 2, अशोक के अभिलेखों में प्रांतीय प्रशासन के 4 केंद्रों तक्षशिला, उज्जैनी, तोसल एवं सुवर्णगिरि का उल्लेख है जो मौर्य प्रशासन के विभाजन की ओर संकेत करते हैं। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।